ये कुत्ता खींचने वाले जनरल साहब आगे, आप हमारे को अपना नहीं समझते। जो आपके माध्यम से ये राजनीति, ये कुत्ता खींचने वाले जनरल साहब आगे, ये जनरल साहब ये पहले ही नहीं बुलाते मेरे को, ये इतना ही बुला दिया, वही गनीमत है। राव इंदरजीत सिंह ने मंच से आयोजकों को बड़ी फटकार भी लगाई थी। आप हमारे को अपना नहीं समझते। कम से कम ये जो लोग जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है, बोधराज सीकरी जी, कभी आप इलेक्शन लड़े हो? ये उस बात पर सटीक है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। निगाहें यहाँ थी, निशाना तो सीधे मनोहर लाल थे। पहली बात तो मोदी जी ने बना दिया खट्टर साहब को, लेकिन दूसरी बात तो ये अपने आप बने ना, मुख्यमंत्री थे। अपनी अनदेखी की बात भी कही थी। ये पंजाबी कार्यक्रम करने वाले जिस हल्के के एमपी को आमंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या आपके बिना आए हुए मेरा यहाँ आना उचित था? दरअसल राव इंदरजीत सिंह ने मंच से कई बातें कही थी, सीनियरिटी जूनियरिटी की बातें कही थी। सीनियर्स पहले बोल गए और जूनियर्स को बाद के अंदर बुलवाया जा रहा है। कि राव साहब को होता था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जिसकी वजह से वो कांग्रेस छोड़ करके आए थे, शायद वो अरमान यहाँ पूरे हों, लेकिन यहाँ बात नहीं बन पाई। आप हमारे को अपना नहीं समझते। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ एक बार फिर जुड़ रहा हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। दरअसल विभाजन विभीषिका दिवस का जो गुरुग्राम में मंच सजा था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद थे, और उस मंच से जो राव इंदरजीत सिंह बोले थे, उसको लेकर के प्रदेश की सियासत गर्म है। स्वतंत्रता दिवस की रौनक में भले ही वो बातें थोड़ी सी हाईलाइट कम हुई हों, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स को वो बड़ा जरूर कर गई और कई बातें सामने आ गई। दरअसल राव इंदरजीत सिंह ने मंच से कई बातें कही थी, सीनियरिटी जूनियरिटी की बातें कही थी, बड़े छोटे की। सीनियर्स पहले बोल गए और जूनियर्स को बाद के अंदर बुलवाया जा रहा है। अपनी अनदेखी की बात भी कही थी, एक प्रकार से कहा था गुरुग्राम में प्रोग्राम हो रहा है, मेरी अनदेखी। हालांकि इनविटेशन कार्ड में उनका नाम छपा हुआ था, स्पेशल गेस्ट उसके अंदर थे विभाजन विभीषिका दिवस के। और क्योंकि यहाँ नितिन नवीन आए हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ। पर नितिन जी, आपसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये पंजाबी कार्यक्रम करने वाले जिस हल्के के एमपी को आमंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या आपके बिना आए हुए मेरा यहाँ आना उचित था? तीसरी बात राव इंदरजीत सिंह जो बोले थे, उन्होंने विशेष समाज यानी कि खासकर पंजाबी समाज के लिए कहा था, मैं स्पष्ट कह दूं। चौथी बात राव इंदरजीत सिंह की वहां पर जो थी, वो उनकी फ्रस्ट्रेशन कहीं नजर आ रही थी, सामने दिख रही थी। आपसे सारी बातें करूंगा विस्तार से कि आखिर सब है क्या। दरअसल उस मंच से विभाजन विभीषिका के मंच से राव इंदरजीत सिंह ने बात शुरू जो की थी, कहा था कि उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा बह रही है। सीनियर्स पहले बोल गए और जूनियर्स को बाद के अंदर बुलवाया जा रहा है। मैडम अर्चना गुप्ता जो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बोल चुकी थी और उसके बाद में राव इंदरजीत सिंह बोले थे। वर्ग विशेष की बात से ही बात शुरू की थी, और वर्ग विशेष आपको ध्यान होगा क्योंकि बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता लगातार चर्चा में है, बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है उनको लेकर के। वर्ग विशेष की बात ही उन्होंने की थी और यहां भी वर्ग विशेष बोले थे राव इंदरजीत सिंह। और मैं धन्यवाद करता हूं अर्चना जी का कि इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहां पर आमंत्रित करके और इसको एक विशेष वर्ग का प्रोग्राम न रखते हुए पार्टी का कार्यक्रम बना दिया। नितिन जी, आपका स्वागत है। बतौर यहां के एमपी मैं आपका स्वागत करता हूं, पर मुझे तो ये लग रहा था कि आपका स्वागत करने के लिए भी मेरे को अवसर नहीं मिलेगा। राव इंदरजीत सिंह ने मंच से आयोजकों को बड़ी फटकार भी लगाई थी। जो मंच सजा हुआ था, दरअसल बोधराज सीकरी एक नेता हैं गुरुग्राम के। चुनाव तो शायद उन्होंने कोई लड़ा नहीं, और इसलिए उनसे कह भी रहे थे कि कभी चुनाव लड़ोगे तो हैसियत पता चल जाएगी, यही बात कहने का अंदाज था। आप हमारे को अपना नहीं समझते।
कम से कम ये जो लोग जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है, बोधराज सीकरी जी, कभी आप इलेक्शन लड़े हो? धर्मदेव महाराज हैं पटौदी के आश्रम चलाने वाले, हरि मंदिर आश्रम चलाते हैं। धर्मदेव महाराज के लिए कहा था राविंदरजीत सिंह ने कि महाराज जी तो एक बार चुनाव लड़कर देख लिए हैं, पता लग भी गया। हैसियत तो नहीं बोला था, लेकिन अंदाज वही था। स्वामी धर्मदेव जी, मैं आपका अजीज हूं, आपने मुझे आशीर्वाद दिया हुआ है। एक बार आपके भी मन में आई थी कि राजनीति कर लूं, नतीजा क्या हुआ था आप जाकर के पूछ लेना। क्योंकि धर्मदेव जी सियासत के अंदर अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं। चुनाव लड़े थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से एक बार लोकसभा का, जमानत गंवा बैठे थे धर्मदेव जी, और इंद्रजीत जी उनके सामने, राव इंद्रजीत सामने थे, वो चुनाव में थे। लेकिन इन सब से हट करके एक पुरानी कहावत होती है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। धर्मदेव हो या फिर बोधराज सीकरी हो और बाकी आयोजक हों, क्योंकि कह रहे थे कि बाहर के आए हुए लोग हैं, ये सारी बातें जो थी ये उस बात पर सटीक है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। निगाहें यहां थी, निशाना तो सीधे मनोहर लाल थे, राविंदरजीत सिंह का जो निशाना थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि एक बार खाली पंजाबी के नाम पर चुनाव लड़ करके देख लें। मैं आपका अजीज हूं, आपने मेरे को बनाया है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, ताली दोनों हाथ से बजती है। आज हरियाणा के गुड़गांव के अंदर जहां पर हम बैठे हुए हैं, पहला पंजाबी एमएलए किसने बनाया? यहां के लोगों ने, सिर्फ पंजाबी वोट से नहीं जीता। धर्मवीर गाबा नाम था, सब ने मिल करके उसको जिताया, जब जाकर के धर्मवीर गाबा यहां से 4 बार एमएलए बने। यह भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ पंजाबियत के ऊपर या सिर्फ इसको राजनीतिक तौर के ऊपर लेने के लिए आप लोगों को, खास तौर पे जो ये कार्यकर्ता के आयोजित करने वाले लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि सिर्फ पंजाबी नाम के ऊपर अगर कोई इलेक्शन लड़ता है, मदान इंडिपेंडेंटली 48,000 वोट ले गया, लेकिन जीता नहीं। दरअसल पूरे देश के अंदर मनाया जाता है विभाजन विभीषिका दिवस, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है उन शहीदों को जिन लोगों ने अपनी धर्म को, अपनी आस्था को, अपने वतन को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन की अमूल्य बाजी तक लगा दी थी। ये विभाजन विभीषिका दिवस जो है समर्पित हुआ करता है उन लोगों को, जब देश आज़ाद हो रहा था, जब भारतवर्ष आज़ाद हो रहा था और आज़ादी के बीच में देश के 2 टुकड़े हो गए थे, एक भारत और एक पाकिस्तान। वो विशेष वर्ग कह सकता हूं मैं, यहां कहूंगा विशेष वर्ग है वो, कि जिन लोगों ने अपने वतन के लिए, अपने भारत के लिए सब कुछ ठुकराना स्वीकार कर लिया था। आज तक का सृष्टि का और रिकॉर्ड का सबसे बड़ा कत्लेआम माना जाता है उसे, कि जो विभाजन के समय जो हुआ था, लाखों लोग उसके अंदर अपनी जान गंवा गए थे, शहीद हो गए थे। माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार हुए थे उनको सुनकर रूह कांप जाती हैं। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह साहब को तो शायद नजर एक ही बात आ रही थी। खैर, बात विभाजन विभीषिका के मंच से जो चली थी, दरअसल विभाजन की जो विभीषिका झेली थी, और जो पंजाबी कहा जाता है, पंजाबी कोई जाति नहीं है, पंजाबी एक कल्चर है। पंजाबी के अंदर आपको पंजाबी यानी कि खत्री अरोड़ा जो है समाज से आ जाते हैं, वो भी मिल जाएंगे। इनके अंदर आपको पंजाबी समाज के अंदर वो वाल्मीकि समाज के लोग भी मिलेंगे जो पश्चिम पंजाब से पूर्व पंजाब की तरफ आए थे, यानी कि उस समय जो पाकिस्तान बना था वहां से भारतवर्ष की तरफ। उनके अंदर आपको ओड राजपूत यानी कि एससी समाज के लोग हैं, और उनके अंदर आपको ब्राह्मण भी मिल जाएंगे। व्यापार करने वाले जो अग्रवाल समाज के लोग थे, विस्थापन की पीड़ा उन्होंने भी झेली थी। लेकिन राजनीति जो है कहीं कुछ सोचने नहीं देती। राजनीति जो है, जब व्यक्ति के सामने केवल अपना पद और मैं तक आ जाता है, तो फिर उसके सामने सारी दीवारें खड़ी हो जाती हैं। देखने, सुनने, सोचने की शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है। शायद इसीलिए राव साहब कह रहे थे। हालांकि हम उनको बताना चाहते हैं कि पंजाबियत जो है वो केवल एक किसी जाति या वर्ग का नाम नहीं, बल्कि उन लोगों का नाम है जिन्होंने जंगे आज़ादी की लड़ाई के बाद जब देश आज़ाद हो गया था,
तो भारतवर्ष को अपनाने के लिए और हिंदुत्व को अपनाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया था। और उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हालांकि देश आजाद हुए तो 2017-18 में 60 साल से ज्यादा हो गए थे, किसी हुक्मरान ने नहीं सोचा था 70 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसलिए यह विशेष वर्ग जो है वो कायल भी हो सकता है। अब बात आ जाती है कि राव साहब की। राव साहब कह रहे थे मंच से कि किसी एक जाति से, किसी एक बिरादरी से विधायक और सांसद नहीं बन सकते। तो राव साहब को एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी, 2024 का लोकसभा चुनाव आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब लगातार 8 राउंड तक चुनाव में हार हो गई थी, तो जिस समाज के बारे में आप कह रहे थे, उसी समाज ने गुरुग्राम के अंदर आपको बहुत बड़ी बढ़त दिलवा दी थी, उसी समाज ने रेवाड़ी के अंदर आपको आगे बढ़ा दिया था। खैर, ये बात सियासत की हो जाती है। अब मैं आपसे कह रहा था कि आखिर उस मंच से जो राव साहब कह रहे थे सब था क्या, किस वजह से कह रहे थे, और जो उनके इशारे थे वो सीधे सीधे मनोहर लाल खट्टर की तरफ थे। आज हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाया है। पहली बात तो मोदी जी ने बना दिया खट्टर साहब को, लेकिन दूसरी बात तो ये अपने आप बने ना, मुख्यमंत्री थे। दरअसल हरियाणा की राजनीति 2014 में एकाएक बदली थी। कोई सोच नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी कभी हरियाणा में प्रमुख सियासी दल बन जाएगा और सत्ता अपने बूते राज्य की उनके पास हो जाएगी। एक बार, 2 बार और अब तीसरी बार लगातार हैट्रिक की सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मनोहर लाल खट्टर जो है वो संगठन के आदमी हैं, संगठन का ध्यान रखते हैं, और जब से उनका जन्म हुआ तब से लेकर के और आज, और आप समझें तो अंतिम सांस उनकी इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही पूरी होंगी। सियासत का उन्हें संत माना जा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज जब पद छोड़ने के लिए पद के पीछे भागता, तो उस कंडीशन में मनोहर लाल खट्टर एक बार मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं और बाद में जब केंद्र सरकार के वजीर बन जाते हैं। तो मेरे कुछ लोग बता रहे थे कि मनोहर लाल जी ने एक बार प्रधानमंत्री से कहा था पिछले दिनों कि वो समाज और संगठन को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बातें हुआ करती हैं। लेकिन अब बात आ जाएगी सियासत वाली। आखिर राव इंदरजीत सिंह क्यों कह रहे थे, और उनका जो निशाना था, जो इशारा था, वो क्यों था? हरियाणा की राजनीति के अंदर मनोहर लाल सरीखे लोग जो हैं बहुत कम मिलते हैं। सियासत के अंदर मनोहर लाल जैसा व्यक्तित्व आपको बहुत कम मिलेगा। जब से वो राजनीति में आए, क्योंकि पहले वो संगठन के व्यक्ति थे, उससे पहले वो प्रचारक हुआ करते थे। प्रचारक का मतलब आप मान लीजिए कि जिनका घर बार से नाता टूट चुका हो और जो केवल समाज के लिए काम करते हो, उस कंडीशन पे मनोहर लाल पहले थे। उसके बाद जब राजनीति के अंदर आए तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हुए थे। वो संगठन की देखरेख करना और संगठन का पालन पोषण करके उसका विस्तार करना, चाहे वो हरियाणा के अंदर रहे और चाहे वो जम्मू कश्मीर में चले गए हों, किसी स्थान पर रहे हो, लेकिन एक ही काम किया करते थे कि संगठन को किस प्रकार से बड़ा कर लिया जाए। जब 2014 में पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस समय मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए। राव इंदरजीत सिंह भी उस समय थे। राव इंदरजीत सिंह दम भरते थे कि दक्षिण हरियाणा उनकी वजह से चला है। लेकिन यहां भी मनोहर लाल के सानिध्य में उस समय जो 2 विधायक बने थे, राव नरवीर सिंह और राव अभय सिंह, ये कहीं आंखों में चुभते थे राव इंदरजीत सिंह के, किरकिरी थी आंखों की ये लोग। उसके बाद समय बदलता चला गया, 2019 का चुनाव आ गया। 2019 के चुनाव में एक नया प्रयोग हुआ था। मनोहर लाल ने ऐसे कई लोगों को वहां पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया जो राव परिवार के एंटी माने जा सकते हैं। उनमें राव अभय सिंह तो पहले ही थे। बड़ा बदलाव पटौदी में हुआ था, पटौदी विधानसभा में। 2014 में पटौदी से बिमला चौधरी विधायक हुआ करती थी, आजकल भी विधायक हैं। लेकिन पटौदी के लिए माना जाता था कि वहां से जो विधायक बनेगा वो रामपुरा हाउस से ही हरी झंडी मिलने के बाद बनेगा, राव साहब का समर्थक होगा। राव इंदरजीत सिंह परिवार से जिसको आश्रय मिल जाएगा वही विधायक बनेगा। लेकिन यहां पर टिकट दिया था सत्यप्रकाश जरावता को। सत्यप्रकाश जरावता दलित नेता और भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल की टीम के सदस्य। चुनाव में टिकट भी मिला और वो चुनाव जीत भी गए।
आप माने तो कहीं ना कहीं ये लगा जरूर होगा राव साहब को, लेकिन मैं आपको जो बता रहा था कि मनोहर लाल जिस पॉलिसी पर चलते हैं वो संगठन वाली पॉलिसी है। उसके बाद चुनाव फिर 2024 का आ गया। 2024 के चुनाव से पहले मनोहर लाल हरियाणा को छोड़ करके, यानी कि हरियाणा से रुखसत हुए, केंद्र की सियासत में गए। हरियाणा में जब तक थे तो मुख्यमंत्री थे, और ये कहीं ना कहीं इंटरनल बातें जरूर थी कि राव साहब को होता था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जिसकी वजह से वो कांग्रेस छोड़ करके आए थे, शायद वो अरमान यहां पूरे हों, लेकिन यहां बात नहीं बन पाई। अब 2024 में इधर तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए जब मनोहर लाल केंद्र में गए, और नायब सिंह सैनी को भी मान लिया जाए कि मनोहर लाल के पाठशाला के विद्यार्थी, शिष्य खुद ही कहते हैं अपने आप को वो, और मनोहर लाल चले गए केंद्र की राजनीति के अंदर। संगठन के व्यक्ति थे, तो सांसद बनने के बाद पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड कायम हुआ 2026 में। जब पूरे देश के अंदर हवाएं थोड़ी बदली हुई थी तो मनोहर लाल करनाल से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते थे। पूरे हरियाणा के अंदर एक रिकॉर्ड बना था और देश के अंदर भी रिकॉर्ड था। चुनाव जीत गए और केंद्र सरकार के वजीर हुए, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। लगभग चौथे पांचवें नंबर के उनके पास डिपार्टमेंट आते हैं। ये भी कहीं ना कहीं राव इंदरजीत सिंह के लिए परेशानी का कारण बना, और ये सब अब विभाजन विभीषिका दिवस के मंच से खुल करके सामने आ गया। दरअसल शिकायत बोधराज सीकरी या शिकायत धर्मदेव से नहीं थी, शिकायत तो सीधे सीधे थी। शिकायत तो राव इंदरजीत सिंह साफ साफ कर रहे थे और बताना चाह रहे थे पार्टी की आला कमान को। क्या मायने में निकाले जाए इसके? क्या राव इंदरजीत सिंह वाकई कहीं निगाहें करके निशाना और साधना चाह रहे थे? और सबसे बड़ी बात आएगी कि आखिर पंजाबी वर्ग को क्या केवल इसी वजह से निशाने पर ले रहे थे? क्या बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है आने वाले दिनों में और कितने नए प्रकार के रंग सामने लेकर के आएगी? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।